वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2015 में आई मूवी मिस्टर होम्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक मिस्ट्री क्राइम मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें एक गजब का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक ओल्ड स्टाइल ट्रेन कहीं जा रही होती है। ट्रेन के अंदर हमें 3 लोग दिखाए जाते हैं, जिनमें से सबसे ओल्ड वन शेरलॉक होम्स हैं और मिस्टर होम्स अपनी जापान ट्रिप से लौटकर अपने घर वापस जा रहे हैं। दरअसल शेरलॉक होम्स एक मशहूर डिटेक्टिव हैं और अब वो रिटायर हो चुके हैं। अब मिस्टर होम्स काफी बूढ़े हो चुके हैं और उनकी थोड़ी थोड़ी खिसक रही है। इसके बाद मिस्टर होम्स अपने घर लौट आते हैं, जो कि एक कंट्री साइड फार्म हाउस है। इसके बाद हमें 2 न्यू कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, जो है मिस्टर होम्स की विडोड हाउसकीपर मिसेस मुनरो और उनका बेटा रॉजर। होम्स अपने घर लौटकर काफी खुश हैं और उन्हें बीज पालने का काफी शौक है। इसके बाद होम्स अपने स्टडी रूम में जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि मिस्टर होम्स अपनी जापान ट्रिप से प्रिकली ऐश नाम का पौधा भी लेके आए हैं। असल में ये पौधा सिर्फ जापान और कोरिया में ही पाया जाता है। इसके बाद होम्स अपनी एक नोटबुक पढ़कर अपना पास्ट याद करने लगते हैं कि जब होम्स के बेस्ट फ्रेंड वॉटसन ने शादी कर ली थी, तब होम्स बिल्कुल अकेले रह गए और जिस दिन वॉटसन बेकर स्ट्रीट छोड़कर गया था, उसी दिन होम्स को एक केस मिला था और यही केस मिस्टर होम्स की रिटायरमेंट की वजह बन गया। लगभग 30 साल पहले जब ग्रेट वॉर खत्म हुआ, तब काफी भारी तादाद में टूरिस्ट बेकर्स स्ट्रीट आने लगे ताकि वो लोग रियल शेरलॉक होम्स से मिल सकें। असल में गाइस, रिटायर होने से पहले शेरलॉक होम्स 221 बी बेकर्स स्ट्रीट लंदन में रहा करते थे। इसके बाद प्रेजेंट में होम्स मिसेस मुनरो के बेटे रॉजर से बोलता है कि तुम मेरे स्टडी प्लेस में क्यों गए थे, तुम्हें पता है वो प्राइवेट प्लेस है। तो रॉजर बोलता है कि जापान जाने से पहले आप एक स्टोरी लिख रहे थे, तो आपके जाने के बाद मैं आपके स्टडी रूम में वो स्टोरी पढ़ने गया था। वो स्टोरी बहुत अच्छी है, मगर आपने लिखना क्यों बंद कर दिया? तो मिस्टर होम्स रॉजर की क्लेवरनेस से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। गाइस, अक्सर आपने देखा होगा कि बूढ़े लोग अक्सर चिड़चिड़े हो जाते हैं और उन्हें बच्चे बहुत पसंद आते हैं। शायद वो अपना बचपन याद करते हैं। तो रॉजर पूछता है कि आपने अपनी स्टोरी में लिखा था दैट डे ए मैन केम टू माई हाउस। आपने उस आदमी से सवाल पूछा था कि क्या तुम अपनी वाइफ की वजह से यहाँ पे आए हो? रॉजर पूछता है कि मिस्टर होम्स, आपको कैसे पता चला कि वो आदमी अपनी वाइफ की वजह से आया था? तो मिस्टर होम्स अपनी लिखी स्टोरी का लास्ट पेज दिखाकर बोलता है कि क्लूज इसी पेज में है। मिस्टर होम्स बोलते हैं कि अगर कोई यंग मैरिड आदमी किसी डिटेक्टिव के पास जाता है, तो 95% चांस यही है कि वो अपनी वाइफ की वजह से ही आया है। रॉजर पूछता है कि मिस्टर होम्स, आपने ये बुक लिखना बंद क्यों कर दिया? तो होम्स को कुछ फ्लैशबैक आने लगते हैं, मगर होम्स रॉजर को कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद होम्स का डॉक्टर होम्स के रेगुलर चेकअप के लिए आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर होम्स की याददाश्त काफी कमजोर हो गई है और वो छोटी छोटी चीजों को भी भूल जाते हैं। और होम्स छोटे बच्चे की तरह खाना खाते वक्त आनाकानी करते हैं कि मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वगैरह वगैरह। यहाँ हम देखते हैं कि होम्स अपने खाने में, चाय में, सभी में प्रिकली ऐश का पाउडर डलवाते हैं। उनका मानना है कि ये पाउडर उनकी याददाश्त को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देगा, ताकि वो पुराने इंसिडेंट को याद करके अपनी बुक पूरी कर सकें। और बेचारी मिसेस मुनरो होम्स की अटपटी डिमांड से काफी परेशान है। इसके बाद जब होम्स अपने स्टडी रूम में बैठे थे, तब उन्हें अपने रीसेंट जापान ट्रिप के फ्लैशबैक आने लगते हैं, जहां ट्रेन स्टेशन पर होम्स की मुलाकात उसके सपोज्ड एडमायरर तमिकी उमेजाकी से हुई थी। असल में उमेजाकी ने ही होम्स को जापान इनवाइट किया था। वैसे होम्स अक्सर लोगों के नाम अपनी शर्ट पर लिख लेते हैं ताकि उन्हें नाम याद रहे। रात को डिनर के दौरान होम्स पूछते हैं कि मिस्टर उमेजाकी, हमें प्रिकली ऐश प्लांट कहाँ मिलेगा? तो उमेजाकी बताते हैं कि ये प्लांट अक्सर सी के पास वाले एरिया में पाया जाता है। और फिर हम होम्स की स्टोरी वाली नोटबुक में एक लेडी का फोटो देखते हैं और शायद होम्स के लिए ये लेडी काफी इम्पोर्टेंट है और मिस्टर होम्स मरने से पहले अपनी स्टोरी को पूरा करना चाहते हैं। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में होम्स रॉजर को स्टोरी दिखाकर बोलते हैं कि मुझे थोड़ा बहुत याद आ गया है और उसे मैंने स्टोरी में ऐड कर दिया है, तुम इसे पढ़कर देखो। रॉजर पढ़ता है कि मिस्टर होम्स से 30 साल पहले थॉमस कैलमेट नाम का आदमी मिलने आया था। थॉमस बताता है कि मेरी वाइफ का नाम एन है, मैं और एन एक बेबी चाहते हैं, मगर हमारे 2 बार ट्राई करने पर भी हमारे दोनों बेबी मिसकैरेज में खत्म हो गए और इस बात का एन पर काफी गहरा असर पड़ा। डॉक्टर ने हमें एडवाइस दी है कि हमें 3rd टाइम ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब एन ये सब नहीं सह पाएगी और अब एन बहुत ज्यादा दुखी है और न जाने क्यों वो मुझसे जिद करने लगी है हेडस्टोन को कार्व करके सिमेट्री प्लॉट में लगाएं। गाइस, हेडस्टोन मतलब वो पत्थर जो कि किसी के कब्र के ऊपर लगा होता है और कब्र में दफन आदमी के बारे में इस स्टोन पर लिखा होता है। और एन अपने दोनों मरे हुए बच्चों के लिए ये करवाना चाहती है। थॉमस बोलता है कि डिटेक्टिव, मेरी वाइफ एन पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। वो अक्सर हमारे डेड बच्चों के नाम लेती है। एन ने मन बहलाने के लिए
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चालू कर दिया है। मगर जब मैंने एन के लेसन बंद करवाने चाहे तो वो छुप छुप कर म्यूजिक लेसन लेने लगी। इसके बाद थॉमस होम्स को अपनी वाइफ एन की फोटो देता है और गाइस ये तो वही फोटो है जो कि होम्स की स्टोरी वाली कॉपी में लगी हुई है। और फिर होम्स थॉमस का केस ले लेता है। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में होम्स एज अ ग्रैंडपा टाइप केयर करने लगता है और होम्स रॉजर को बीज की केयर करना भी सिखाते हैं। होम्स बताता है कि तुम्हें पता है मुझे अब तक 7,816 बार बीज ने डंक मारा है, फिर भी मुझे बीज की केयर करना काफी अच्छा लगता है। होम्स बोलता है कि अब मैं हनी की जगह पे प्रिकली एश पाउडर यूज करता हूँ जिससे मेरा दिमाग शार्प रहता है और इसके यूज से काफी चीजें याद रख सकता हूँ। और इन्हीं बातों के बीच होम्स को 30 साल पुराना फ्लैशबैक आने लगता है जब वो थॉमस के घर गया था और उसने थॉमस की वाइफ एन की परफ्यूम भी चेक की थी। होम्स का मानना है कि अच्छी परफ्यूम हमेशा अपना ट्रेस छोड़ती है और फिर होम्स एन को फॉलो करते हुए उसे दूर से ऑब्जर्व करता है। होम्स देखता है कि एन मैडम स्कीमर के घर गई है। असल में मैडम स्कीमर वही लेडी है जिसने एन को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का लेसन स्टार्ट कर दिया था और थॉमस को डाउट है कि मैडम ने एन पर कोई जादू टोना कर दिया है जिसकी वजह से एन अब थॉमस से दूर रहती है और वो छुप छुप कर मैडम स्कीमर के घर जाती है। मगर जब थॉमस मैडम स्कीमर से एन के बारे में पूछता है तो वो साफ मना कर देती है कि एन यहाँ पे नहीं आई है, तो थॉमस को मजबूर होकर खाली हाथ लौटना पड़ता है। असल में होम्स को पता है कि एन कहाँ है मगर वो थॉमस को फिलहाल के लिए बताना नहीं चाहता। वहीं प्रेजेंट टाइम में मुनरो रॉजर को बोलती है कि तुम्हारी आंट के फ्रेंड्स ने एक होटल खोला है और उन्हें हाउसकीपर की जरूरत है और मैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ। मगर रॉजर इसके लिए राजी नहीं है क्योंकि उसे यहाँ रहना अच्छा लगता है। तो मिसेस मुनरो बोलती है कि हमें मिस्टर होम्स से ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए, वो अब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है और हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। और यही सब बातें मुनरो होम्स से भी कहती है कि मैं रॉजर के साथ अपने सिस्टर के यहाँ शिफ्ट होना चाहती हूँ और मुझे आपके यहाँ जॉब छोड़ने की परमिशन चाहिए। तो होम्स इस मैटर पर सोचने के लिए टाइम मांगता है। इसके बाद होम्स को दूसरे टाइमलाइन के फ्लैशबैक आने लगते हैं जब वो उमेजाकी के साथ प्रिकली एश प्लांट ढूंढने गया था। यहाँ हमें पता चलता है कि होम्स वॉटसन से काफी नाखुश है क्योंकि वॉटसन ने होम्स के ऊपर फ्रिक्शनल स्टोरी लिखी है और अब लोग फ्रिक्शनल कैरेक्टर को रियल मानते हैं बजाय मेरे। इसलिए मैं खुद की एक बुक लिखना चाहता हूँ जिसमें मैं होम्स कैरेक्टर की फ्रिक्शनल मिस्टेक करेक्ट करूंगा। और गाइस ये वही बुक है जो फिलहाल होम्स लिख रहे हैं और फिर जल्द ही इन्हें प्रिकली एश प्लांट मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डे होम्स रॉजर को सी साइड ले जाता है। रॉजर पूछता है कि आपकी स्टोरी में जो फोटो है वो स्टोरी वाली लड़की की ही है ना? तो होम्स हाँ बोलते हैं। इसके बाद होम्स कहते हैं कि वैसे कुछ महीनों पहले मेरे भाई मे क्राफ्ट की डेथ हो गई थी तो मुझे उसकी चीजों को लेने के लिए लंदन बुलाया गया था जहाँ मुझे एक बॉक्स मिला जिसमें काफी सारी बुक्स थी जिन्हें वॉटसन ने लिखा था मगर सभी बुक्स काफी बकवास थी। मगर एक स्टोरी ने मेरा इंटरेस्ट पिक कर लिया। वो स्टोरी काफी फेमिलियर थी मगर उसकी एंडिंग गलत लिखी गई थी। इस स्टोरी के ऊपर एक मूवी भी बनाई गई थी और कोइंसिडेंटली ये बुक और मूवी थॉमस और एन के ऊपर थी मगर इनका प्लॉट रियलिटी से काफी अलग था। तो मैंने रियल कहानी याद करने के लिए अपने सामानों की छानबीन की जहां मुझे एन की पुरानी पिक्चर मिली। होम्स रॉजर से कहते हैं कि तुम्हें पता है एन का केस मेरा लास्ट केस था और मुझे उस समय की बातें अच्छे से याद नहीं है मगर फिर मैंने इस केस को एक बुक में लिखने का प्लान बनाया मगर मेरी मेमोरीज फ्लैशबैक में आती हैं इसलिए स्टोरी अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो रॉजर होम्स से स्टोरी पूरी करवाने के लिए प्रॉमिस करवा लेता है। इसके बाद अपना गंदा सा काढ़ा पीकर होम्स को कुछ याद आने लगता है कि वो 30 साल पहले एम का पीछा कर रहा था और पीछा करते करते उन्हें पता चलता है कि एन ने एक मेडिकल स्टोर से एक हैवी पॉइजन खरीदा है। इसके बाद होम्स देखते हैं कि एन ने एक आदमी को कुछ पैसे दिए हैं। इसके बाद जब एन अकेले बैठी हुई थी तब एक हनी बी एन के हाथ पे आके बैठ जाती है। होम्स यहाँ पर आकर बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि हनी बीज को तुम काफी पसंद आ गई हो। इसके बाद होम्स और एन बातें करना स्टार्ट कर देते हैं और बातों ही बातों में होम्स एन का हाथ पकड़ने लगते हैं और वही बातें बताने लगते हैं जो उन्हें थॉमस से पता चली थी और वो इसमें अपनी कुछ थ्योरीज भी ऐड कर देते हैं। मगर एन काफी चालाक थी, वो जल्द ही समझ जाती है कि सामने वाला आदमी शर्लॉक होम्स है और वो फिर यहाँ से चली जाती है। वहीं अब रॉजर और उसकी मदर का रिलेशन काफी बिगड़ रहा है क्योंकि मुनरो को होम्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो रॉजर को होम्स से दूर रखना चाहती है मगर रॉजर को होम्स काफी पसंद है और अब मुनरो फुली डिटरमाइंड है कि वो लोग होम्स का घर छोड़कर जल्द ही यहाँ से जाने वाले हैं। इसके बाद होम्स के लिए जापान से ओमिजाकी का लेटर आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि प्रिकली एश का
होम्स की मेमोरी पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। वो तो बस रॉजर की मोटिवेशन की वजह से होम्स स्टोरी को कंप्लीट कर रहे हैं। मगर जब मुनरो होम्स को रॉजर के साथ देखती हैं तो वो काफी भड़कती हैं और बोलती हैं कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बेल बजाया करो, खुद उठने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद होम्स को याद आ जाता है कि उमिजाकी उसका कोई एडमायरर नहीं है। तो उमिजाकी होम्स से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता था क्योंकि मेरे पिता लंदन में डिप्लोमेट थे। उनके लास्ट लेटर के हिसाब से वो आपसे मिले थे और आपने उसे न जाने क्या कहा कि वो कभी भी वापस लौटकर जापान नहीं आए और आज मेरी मदर मरने वाली हैं। और आपको पता है आपकी वजह से मेरी मदर पूरी लाइफ बिना हस्बैंड के रही। आप एक फैमिली को कैसे बर्बाद कर सकते हो? तो होम्स रूडली बोल देता है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे पिता से कभी भी नहीं मिला। शायद उन्होंने लंदन में न्यू लाइफ चालू कर ली होगी। और प्रेजेंट टाइम में होम्स ये समझ जाते हैं ओमिजाकी की मदर खत्म हो गई हैं और इसलिए उसने होम्स को लेटर लिखा है। जब एक दिन रॉजर होम्स के स्टडी रूम की ड्रॉर को चेक कर रहा होता है तो उसे ड्रॉर में एक लेडी का हैंड ग्लव मिलता है। इसके बाद जब मुनरो होम्स से कुछ कहना चाहती थी तो होम्स बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपनी कजन के पास पोर्ट्समouth गई थी और उस कपल से मिली थी जिन्होंने होटल खोला है। शायद तुम जॉब के लिए वहाँ अप्लाई करने गई थी। तो मुनरो बोलती है कि हाँ, मैं पोर्ट्समouth गई थी, हम लोग मंडे को शिफ्ट होने वाले हैं। तो ऐसा सुनकर रॉजर काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी मदर को बुरा भला कहने लगता है। तो होम्स रॉजर से कहता है कि बेटा ऐसा नहीं बोलते, अपनी मदर को सॉरी बोलो। तो रॉजर ऐसा ही करता है। इसके बाद रॉजर होम्स को एक हैंड ग्लव दिखाकर बोलता है कि ये आपकी स्टोरी वाली लेडी एन का ही है ना? मगर होम्स को याद नहीं आ रहा होता और वो कहता है कि उस केस में कुछ तो ट्रेजेडिक हुआ था जिसकी वजह से मैं गिल्ट से भर गया था और एज अ पनिशमेंट मैंने अपना डिटेक्टिव कैरियर छोड़ दिया और फिर मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया था। मैंने कुछ तो ऐसा किया था जिसकी वजह से मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाया और मुझे याद भी नहीं है कि मैंने ऐसा क्या किया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात को सोते समय होम्स को याद आ जाता है कि एन ने होम्स का झूठ पकड़ लिया था। तो होम्स कहता है कि मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहता था, जो आप करने जा रही थी उससे मैं आपको रोकना चाहता था। होम्स कहते हैं कि आपको पता है मैंने आज आपको ऑब्जर्व किया था, आपने सबसे पहले अपने हस्बैंड के सिग्नेचर फोर्ज करके उसके अकाउंट से पैसे निकाले, फिर पॉइजन खरीदा और फिर मिस्टीरियस आदमी से मिली थी जिसे तुमने कुछ पैसे दिए थे। अगर ये सब देखा जाए तो ऐसा लगता है कि तुम अपने हस्बैंड को पॉइजन देकर मारना चाहती हो, मगर तुमने दो गलतियां कर दी। पहली ये कि जब तुम मैडम स्कीमर के घर गई तब तुमने स्ट्रीट पर काफी देर इंतजार किया ताकि मैं तुम्हें फॉलो कर सकूं, और दूसरा ये कि जिस आदमी को तुमने पैसे दिए उसकी वेशभूषा देखकर मैं समझ गया कि वो आदमी एक स्टोन मेसन है, जिससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि तुमने चोरी से पैसे स्टोन मेसन को देने के लिए निकाले होंगे क्योंकि तुम उस स्टोन मेसन से अपने और अपने अनबॉर्न चिल्ड्रन के लिए हेडस्टोन्स बनवाना चाहती थी जो तुम्हारे हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे हैं और इसीलिए तुमने ये चोरी छुपे किया। वैसे अच्छी प्लानिंग थी, तुमने इतना सब कुछ मुझे बेवकूफ बनाने के लिए किया था। तुम ऐसा शो करना चाह रही थी जैसे तुम अपने हस्बैंड को मारने वाली हो, मगर असल में तुम सुसाइड करने जा रही थी, मगर मैंने इसके बारे में पता लगा लिया। तो एन बोलती है कि थॉमस को लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ जो अपने डेड बच्चों से बात करती हूँ, मगर वो मुझे समझ नहीं पाया। होम्स बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोनली हो और मैं भी बहुत लोनली हूँ। मेरे हाई आईक्यू की वजह से मैं ज्यादातर लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता। तो एन होम्स से उसकी लोनलीनेस शेयर करने के बारे में पूछती है, यानी वो होम्स के साथ लाइफ स्पेंड करना चाहती है। मगर होम्स कहता है कि एन, तुम्हारे पास एक हस्बैंड है जो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें उसके पास लौट जाना चाहिए। तो एन होम्स के सामने ही पॉइजन की बोतल जमीन पर खाली कर देती है और वो होम्स को थैंक्स बोलकर यहाँ से निकल जाती है। मगर अगले ही दिन होम्स ने न्यूज़पेपर पढ़ा कि एन ने ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दे दी और फिर होम्स काफी दुखी हो गए क्योंकि उनकी जरा सी भूल के कारण एक जान चली गई। और फिर एन, उसकी बेटी ग्रेस और बेटे जेम्स के नाम से हेडस्टोन लगाए जाते हैं जैसा एन हमेशा से चाहती थी। और तब होम्स को समझ में आया कि वो इस दुनिया में कितना अकेला है। उसके पास मौका था जब एन उसके साथ रहना चाहती थी, मगर होम्स ने ये मौका गवा दिया जिसके कारण एन मारी गई। और ये सब सोचकर होम्स बिल्कुल टूट गए क्योंकि एन की यादें होम्स को सताती हैं और एन की मौत की गिल्ट भी। इसके बाद होम्स प्रेजेंट में लिखते लिखते दुख से रो पड़ते हैं क्योंकि उसने एन की रियल स्टोरी लिख तो दी, मगर उसे वो सब कुछ याद आ गया जो वो पिछले 30 सालों से जानबूझकर बुलाना चाहते थे और भूल भी गए थे। नेक्स्ट डे जब होम्स रॉजर को खुशखबरी देने ढूंढ रहे थे तब वो देखते हैं कि रॉजर तो बेहोश पड़ा है, उसे वॉस्प ने काट लिया है और अब रॉजर की बुरी हालत हो रखी है। इसके बाद रॉजर को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है
इसके बाद जब मिसेस मुनरो गुस्से से होम्स के बी फार्म को जलाना चाहती थी तो होम्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तो मुनरो कहती है कि तुम बस सेल्फिश बुड्ढे हो, तुमने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया, वो मुझसे ज्यादा टाइम तुम्हारे साथ बिताता था और तुम्हें हनी बीज की पड़ी थी। तो ऐसा सुनकर स्ट्रॉन्ग हार्टेड होम्स रोने लगते हैं और मुनरो को अपने साथ ले जाकर बताते हैं कि यहीं पर वॉस्प का नेस्ट है, उन्होंने रॉजर को हर्ट किया है। इसके बाद ये दोनों मिलकर वॉस्प के नेस्ट में आग लगा देते हैं। इसके बाद होम्स मुनरो को बताते हैं कि मेरी लाइफ में एक वुमेन आई थी जिसे मैंने सिर्फ एक दिन के लिए जाना था। उस लेडी को मेरी हेल्प की जरूरत थी। वो लेडी किसी ऐसे आदमी की डेस्परेट नीड में थी जो उसे समझ सके। मैंने उसकी हेल्प करने की कोशिश भी की थी जैसा मुझे सही लगा, मगर शायद मैं ही गलत था, क्योंकि जब वो लेडी मेरे पास से गई उसके कुछ ही घंटों बाद उस लेडी ने सुसाइड कर ली। मुझे उस लेडी को रियलिटी बताने के बजाय उसे कंफर्ट करना चाहिए था। उस लेडी को रियलिटी के बजाय एक सहारे की जरूरत थी जो कि वो अपने हस्बैंड में कभी भी नहीं ढूंढ पाई, और वही लेडी मेरे इस सेल्फ एक्साइल का रीजन है ताकि मैं किसी और को हार्म न कर पाऊं। इसके बाद होम्स बोलते हैं कि मैं अपनी पूरी विल तुम्हारे और रॉजर के नाम कर रहा हूँ, सो प्लीज स्टे हियर और मेरी केयर करो, मैं और अकेला नहीं रहना चाहता। इसके बाद थोड़ी ही देर में डॉक्टर इन्हें इन्फॉर्म करता है कि रॉजर को होश आ गया है, और घर आकर होम्स ओमिजाकी को लेटर लिखता है कि मुझे तुम्हारे फादर के साथ ही मीटिंग याद आ गई है कि तुम्हारे फादर क्राउन के लिए काम करना चाहते थे और मुझे तुम्हारे फादर के कैरेक्टर को टेस्ट करने के लिए बुलाया गया था, और मैंने ही तुम्हारे फादर को ये आइडिया दिया था कि वो अपनी वाइफ और चाइल्ड को लेटर लिखें कि वो जापान काफी लंबे समय तक लौट कर नहीं आने वाले। तुम्हारे फादर ने ब्रिटिश एम्पायर को काफी साल तक सर्व किया था, वो बहुत ही ब्रेव आदमी थे। और फिर होम्स इस लेटर को पोस्ट कर देते हैं और फिर वो सर्कल में कुछ स्टोन्स को रखने लगते हैं। असल में होम्स ने ये ट्रेडिशन जापान ट्रिप पे देखा था जहां लोग अपने डेड लव्ड वंस को याद करने के लिए ऐसे स्टोन रखते थे। लास्ट में होम्स रॉजर को बताता है कि वो स्टोरी पूरी हो चुकी है, और मिसेस मुनरो भी होम्स को एक्सेप्ट कर लेती हैं कि होम्स सही में उनकी परवाह करते हैं। और आजकल मिसेस मुनरो बीज कीपिंग सीख रही हैं और उन्हें सिखाने का जिम्मा रॉजर के हाथों में है। सो गाइज, अगर आपको कभी भी मौका मिले जैसा होम्स को मिला था तो पीछे मत हटना। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।